हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज अकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइस, आज की जो क्लास है वो एनसीईआरटी क्लास 11 साइकोलॉजी का टॉपिक करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइस, यहाँ से क्वेश्चन हर बार एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो गाइस क्लास को कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक अवधान यानी कि अटेंशन। गाइस, कल की क्लास में हमने संवेदी के बारे में पढ़ा था और आज का जो टॉपिक है वो अवधान और प्रत्यक्षीकरण के बारे में हम डिटेल से करेंगे। गाइस, आप सभी को पता होगा कि जो सी टेट, एच टेट, यूपी टेट कोई भी एग्जाम हो, चाहे सी टेट हो, एच टेट हो, यूपी टेट हो, तो एनसीईआरटी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो गाइज, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पुटअप होता है, तो प्लीज़ क्लास को कंप्लीट देखना। अवधान क्या होता है? ध्यान करना। तो यदि आप किसी कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं तो एकदम कोई भी आवाज़ आती है कुर्सी या टेबल आदि की, तो आपका ध्यान एकदम भटक जाता है। तो आपका ध्यान क्या होगा? भी उस पुस्तक पर ना होगा, किसी और पर ध्यान यानी कि अटेंशन, ध्यान कहीं और आकर्षित होना। हम अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार कुछ उद्दीपकों को चुनकर उनके प्रति की अनुक्रिया करके मनोविज्ञान को इस तरह से जो चयनात्मक प्रक्रिया का अवधान को हम क्या कहेंगे? भी ध्यान कहेंगे। यानी कि किसी भी कोई भी कार्य करते समय और हमारा ध्यान आकर्षित होता है, यानी कि हमारी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार कुछ उद्दीपकों को चुनकर अपने प्रति अनुक्रिया करते हैं, तो इस तरह की चयनात्मक प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? भी ध्यान या फिर ध्यान कहेंगे। तो इसे अवधान कहते हैं। ध्यान देने योग्य हम किसी भी अवधान अन्य गुणों जैसे सतर्कता है, एकाग्रता है, खोज आदि को संबंधित होती है, जिसमें संकटता को आशीष व्यक्ति की तत्परता से होता है, जिसमें हम अपने समय से उद्दीपन का सामना करते हैं। अपने विद्यालय को दौड़ लगा कर भाग लेते समय उसे प्रारंभ होने वाली लाइन प्रतिवर्ष सीटी बजाने में सतर्क होती है। तो अवधान के प्रभावित होने वाले कारक, अवधान होने वाले जो प्रभावित होने वाले कारक हैं उनकी कुछ विशेषताएं, उद्दीपकों की विशेषताएं व्यक्तियों की विशेषताएं से संबंधित होती है, जिसमें बाह्य और आंतरिक कारणों को इन्होंने विभाजित किया है। बाह्य कारक क्या होते हैं? भी जो उद्दीपक के लक्षणों से संबंधित है, जैसे कोई भी उद्दीपक है वो किस प्रकार का है, उसका व्यक्ति के ऊपर ध्यान, श्रवण व्यक्ति उद्दीपक की तुलना में अपनी ओर किस प्रकार खींचता है। सिनेमा घर में दीवार पर लगे कुछ पोस्टरों का ध्यान व्यक्ति की तुलना से अधिक होती है। यदि कोई व्यक्ति सामने उद्दीपक की कोई भी परिस्थिति होती है तो उसे व्यक्ति का ध्यान तुरंत ही उस तरफ चला जाता है। यानी कि कोई भी कमरे में चलता हुआ पंखा एकदम आवाज करना बंद कर देता है, तो हमारा ध्यान क्या होता है? भी उस तरफ आकर्षित हो जाता है। आंतरिक कारक क्या होता है? भी जो व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। यदि हम भूखे हैं तो हमारे भोजन की हल्की सी गंध से ही क्या हो जाता है? भी हमारा ध्यान चला जाता है। तो जिस विद्यार्थी को हम परीक्षा देनी होती है वो परीक्षा न देने योग्य विद्यार्थी की तुलना में शिक्षक के भाषण अधिक ध्यान केंद्रित करता है। जैसे कि बाह्य क्या होता है? जो बाहर पाए जाते हैं, और आंतरिक क्या होते हैं? भी जो व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। तो गाइस, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक अवधान। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? भी जो प्रत्यक्षीकरण किसी भी प्रक्रिया संवेदना को प्रारंभ होती है। प्रत्यक्षीकरण हमें किसी भी वस्तु, घटना, व्यक्ति के होते हैं, जिसमें व्यक्ति, घटना और वस्तु को प्रत्यक्षीकरण होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? भी उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपक किसे कहते हैं? भी जो प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया संवेदना में प्रारंभ होती है, तो वो किसी भी वस्तु या घटना या व्यक्ति के होते हैं, जिसमें व्यक्तियों की, घटनाएं, वस्तु और प्रत्यक्षीकरण से होता है, जिसे हम उद्दीपक कहा जाता है। जब कोई उद्दीपक किसी भी सामने उपस्थित होता है तो वो ज्ञानेंद्रिय हमारे संवेदना द्वारा होती है, जिसमें संवेदना की व्याख्या करना, उस व्यक्ति को समझना उद्दीपक कहलाता है। उद्दीपक क्या होता है? तो वो क्या कहलाता है? भी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। इसमें क्या बताया? प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति के वातावरण, उनके उद्दीपकों की व्याख्या करते हैं, तो उन्हें संगठित करते हैं। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के अंतर में पाए जाते हैं। संवेदना प्रत्यक्षीकरण में ठीक पहले से उनकी प्रक्रिया की जाती है और व्याख्या करने के लिए अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण बन जाता है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति
किसी व्यक्ति को गंध को सूंघ करना यानी कि संवेदना होगी, तो वो व्यक्ति गंध की पहचान करके उसमें बता सकता है कि वो गंध किस प्रकार की, यानी कि किसी भी प्रत्यक्ष कोई भी कार्य को हम अनुमान से उसको बता सकते हैं। प्रत्यक्षात्मक संगठन का सिद्धांत है, हम किसी भी वस्तु को विभिन्न भागों में अलग अलग नहीं देख सकते, लेकिन उनके संगठन, संग्रह और पुनः वस्तु का रूप से हम देख सकते हैं। जैसे कि साइकिल का एक पूर्ण वस्तु के रूप में देखना, न कि विभिन्न भागों में। जैसे कि सीट, पहिया और हैंडल है, वो एक संग्रह के रूप में हम उसको देख सकते हैं। ऐसे कई भी विभिन्न भागों में उनको संग्रह के संगठित करना, उनको सहायता प्रदान करना। गेटाल्टवादी ने प्रत्यक्षात्मक संगठन को नियम बनाए हुए कहता है कि जो गेटाल्ट मनोविज्ञान एक समृद्ध संप्रदाय है जिसमें कोहलर, कोल्फा, वेदेमर प्रमुख आदि इसमें होते हैं। तो वो गेटाल्ट एक नियमित आकृति को हम रूप को भी कहते हैं, किसको भी आकृति अथवा रूप को भी हम कहते हैं। क्या भी गेटाल्टवादी का एक नियमित रूप है। तो इसमें क्या बताया अभी, जो किसी भी वस्तु को, किसी भी भागों को अलग अलग नहीं करके हम एक संगठित संग्रह और पूर्ण वस्तु के रूप में हम इसको देख सकते हैं। किसमें, वेद के सिद्धांत में। निकटता का सिद्धांत है, जो वस्तु हमारे किसी भी स्थान पर उसके एक दूसरे से निकट होती है तो वो एक दूसरे से संगठित होकर एक समूह के रूप में देखने को मिलती है। जैसे कि इसमें डायग्राम में दिखाया गया कि बिंदु को स्तंभ रूप में हम रेखा के रूप में इनको दिखाया गया है। निकटता का सिद्धांत में क्या बताया भी, जो भी कोई वस्तु होती है वो किसी भी स्थान और समय की एक दूसरे से निकट होती है और वो एक दूसरे के संबंधित यानी कि एक दूसरे के समूह के रूप में इनको दिखाई देती हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कि चित्र की वस्तु का एक वर्ग प्रतिरूप जैसा नहीं होता, वो व्यक्ति के स्तंभ रूप में इनको दिखाया गया है। निरंतरता का सिद्धांत है, यदि इसमें जब भी कोई वस्तु को एक निरंतरता रूप में प्रतीत होती है वो एक प्रत्यक्षीकरण एक दूसरे के संबंधित होती है। जैसे कि ब यानी कि दो रेखाएं दिखाई गई तो वो एक दूसरे को काटती है, जबकि वो अलग अलग चार रेखाएं केंद्र में आकर मिल जाती है। अनिश्चितता का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई अन्य क्षेत्रों में घिरा हुआ होता है तो वो आकृति को देखकर अनुमान लगा सकता है कि ये चित्र की सफेद पृष्ठभूमि के चार चित्रों के रूप में इनको दिखाई है, जैसे कि लाइफ के रूप में इनको दर्शाया गया है। यानी कि किसी भी एक क्षेत्र और उनके जब घिरा हुआ होता है तो वो आकृति के रूप में देखकर उसका अनुमान लगा सकते हैं। समानता का सिद्धांत है, जब वस्तु का समानता होती है तो वस्तुओं में भी एक दूसरे का समानता होती है, जिसमें एक समूह के लिए प्रत्याशित होती है और निम्न छोटे वृत्त और वर्ग निकट होते हुए अलग अलग पंक्ति के रूप में इनको दिखाया गया। जबकि वृत्तों की समानता होने के लिए वृत्तों को परिपक्व वर्गों की समानता के रूप में इनके एक पंक्ति के रूप में इन्होंने बताया गया है। प्रत्यक्ष रूप के प्रभावित होने वाले कारक, जैसे कि व्यक्तिगत कारक है, जो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें कारणों को निर्धारण में काफी उनका प्रभाव पड़ता है। तो इसके कुछ चार भागों में इनको विभक्त किया गया है, जैसे कि व्यक्तिगत कारक है, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारक। प्रत्यक्षीकरण के व्यक्तिगत कारक, व्यक्तिगत कारण में क्या होता है भी, जो व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमें भूख की आवश्यकता होती है, भूख, प्यास, नींद, यौन आदि की हमें आवश्यकता होती है। तो यदि किसी भी व्यक्ति को भूख की आवश्यकता होती है तो वो अपने उद्दीपकों को भोजन का चयन करके हम उसको प्रत्यक्ष करते हैं। तो व्यक्ति के जो प्रत्यक्ष में शारीरिक आवश्यकताओं के साथ साथ में उन्होंने मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को भी उपलब्धि, प्रेक्षण, आकांक्षा स्तर और प्रतीक्षा प्रेरक आदि को ये प्रभावित करती हैं। अब व्यक्तिगत मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य में क्या पता है, व्यक्ति के किसी भी प्रत्यक्षीकरण को जब हम उसके मूल्य से हम पता लगाते हैं तो जो भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है तो वो एक उद्दीपन के लोग अपने अलग अलग व्यक्तिगत मूल्यों को के कारण अलग अलग रूप में प्रत्यक्षीकरण करते हैं, जिसमें ब्रूनर व गुडमैन ने अपने प्रयोग की धनी और गरीब परिवार के बच्चों का इन्होंने प्रयोग किया था। और गरीब बच्चों की नज़र करके हम सीखों के मूल्य अधिक होते हैं, अपेक्षाकृत अमीर बच्चों की तुलना में उनको अनुकूल किया गया। थर्ड क्या है, व्यक्तिगत मनोवृत्ति। व्यक्तिगत मनोवृत्ति क्या होती है, किसी भी वस्तु को जब अपने अनुकूल होती है तो वो अपने दुश्मन के प्रत्यक्षीकरण को जिस रूप से वो देखता है तो वो उसे मित्र के प्रत्यक्ष में नहीं होगा। व्यक्तिगत पूर्वधारणा, जिसमें जाति पूर्वधारणा, धर्म पूर्वधारणा आदि सब पर प्रभाव पड़ता है तो वो क्या कहलाती है भी,
व्यक्तिगत पूर्व धारणा। मनोदशा, किसी भी व्यक्ति किसी भी उद्दीपन की जो प्रत्यक्षीकरण हमारी मनोदशा पर पड़ती है तो वो हमारे व्यक्ति की सुखद मनोदशा होगी, जिसमें हम आसपास की वस्तुओं और उसे आनंददायक प्रतीत करते हैं। प्रत्यक्षीकरण के सामाजिक कारक, सामाजिक कारक में इनके कुछ निम्नलिखित कारक है, जैसे कि सामाजिक मानक है, सामाजिक प्रथाएं है, सामाजिक शक्ति। तो सामाजिक मानक क्या होती है भी, जो हम कुछ भी समाज के जब निश्चित नियम होते हैं तो उसका पालन करने के लिए व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है, तो हम उस पर गहरा प्रभाव और व्यक्ति के प्रत्यक्षण पर पड़ता है। सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक प्रथाएं क्या होती है भी, जो समाज में हमारी कई प्रथाएं बनी होती हैं तो इनको अलग विभिन्नता होने के कारण अलग अलग समाज के रूप में इन्होंने संज्ञान और प्रत्यक्षीकरण को अलग अलग होता है। सामाजिक शक्ति, सामाजिक शक्ति में प्रत्येक समाज में कुछ निश्चित शक्ति होती है जिसमें प्रत्यक्ष के रूप में इनको काफी प्रभाव पड़ती है। प्रत्यक्षीकरण की सांस्कृतिक प्रभाव, जिसमें व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण पर पड़ता है और उनको अमेरिकी संस्कृति में जैसे कि गैर यूरोपीय संस्कृति के व्यक्ति की कुछ अलग अलग आकृतियां दिखाई गई थी, जैसे कि मुलर प्लायर है, ब्रह्म आदि उत्पन्न होते हैं। राजनीतिक कारक, राजनीतिक कारक में किसी भी जैसे कि राजनीतिक दल के विशेष मानक होना, उसे अनुरूप प्रत्यक्ष होना, जिसमें राजनीतिक संहिता के लिए साम्यवादी और पूंजीपति दल के हम सदस्यों को प्रत्यक्षीकरण के तात्विक अंतर को हम देख सकते हैं। ब्रह्म, ब्रह्म क्या होता है अभी, एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है अभी, जैसे कि ब्रह्म, ब्रह्म क्या होता है, जो हमारे प्रत्यक्षीकरण हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमारे पास में कोई रस्सी पड़ी हुई है तो हम अंधेरे में चलते हुए जब हमारे सामने रस्सी आती है तो हम एकदम से डर जाते हैं, तो वो हमें क्या लगता है अभी हम उसको साफ समझते हैं, तो वो क्या होगा अभी हमारा भ्रम होगा, यानी कि हम रस्सी को गलत से हम उसको साफ समझ लेना। तो भ्रम क्या होता है अभी, किसी भी कभी कभी हम संवेदी सूचनाओं को सही व्याख्या नहीं कर पाते हैं तो उनके कारण वास्तविक उद्दीपन के लिए उसके प्रत्यक्षीकरण में अंतर आ जाते हैं और हमारे ज्ञानेंद्रियों को प्राप्त सूचनाओं को गलत व्याख्या करके हम उसको गलत प्रत्यक्षिक रूप से हम उसको भ्रम करते हैं। यानी कि जैसे कि हमने अंधेरे में एक रस्सी का एग्जाम्पल लेके समझाया। मुलर प्लायर भ्रम, मुलर प्लायर भ्रम क्या होता है अभी, जो एक चित्र होता है, जैसे कि हमारे नीचे डायग्राम दिखाया गया है, जैसे कि एक रेखा से दूसरी रेखा तक तीर नुमा होता है, जबकि दूसरी रेखा में सिरे के लिए पंख नुमा होता है, तो वो दोनों रेखाएं समान क्या होगी भी, इनकी लंबाई समान होगी, लेकिन हमें क्या लगता है भी जैसे कि ये जो डायग्राम दिखाई दे रही तो इसमें क्या होता है भी, जैसे कि ये रेखा है तो वो तीर नुमा क्या होता है भी एक साइड है और इसमें क्या है भी अलग टाइप से, तो वो क्या होगी भी, ये है तो सेम लेकिन हमें क्या होगी भी वो अलग अलग रेखाएं दिखाई देगी, यानी कि एक रेखा से दूसरी बड़ी दिखाई देगी। तो गाइज ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, यानी कि संवेदना के बारे में पढ़ा। संवेदी सीमांत, निरपेक्ष देली विवेदन सीमांत और अवदान यानी कि ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, भ्रम आदि के बारे में हमने डिटेल से किया है। तो गाइज ये था आज के हमारा 5 का चैप्टर कंप्लीट हुआ। गाइज अगर आज की क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।